Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TAT examination. So students, अभी तक हम लोगों ने अपने पीछे की क्लासेस में देखा था असेसमेंट के बारे में, इवेल्युएशन के बारे में और हमने देखा था मेजरमेंट के बारे में, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो कि शायद आप लोगों ने अभी आज से पहले इस तरीके से इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। तो देखो, आखिर हम बात करना चाहते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं ताकि आपको चीज़ें रटने की जगह आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखो, हुआ क्या था कि 2016 में एक हमारे पास क्या होता है, नेशन वाइड हमारे पास सर्वे चलता है जिसको हमने नाम दिया NAS, यानी कि जिसको हमने बोला नेशनल अचीवमेंट सर्वे। कब हुआ? ये हुआ 2016 में। और 2016 में जब ये सर्वे करवाया गया तो स्कूल के किसके बेस कहाँ पर हुआ ये हुआ हमारे इंडिया के 700 से भी ज़्यादा विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में ये कराया गया। और इस स्टडी के बाद, इस सर्वे के बाद हमारे पास ये सामने आया कि स्टिल जबकि सरकार, जबकि सब लोग मिलके इस चीज़ पे इतना ध्यान दे रहे हैं कि जो रोट लर्निंग है उसको कम से कम किया जाए, और जो भी हमारे पास चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हैं, जो भी हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है उसको बढ़ावा दिया जाए, लेकिन स्टिल आज भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जो कि इस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को या प्रोग्रेसिव एजुकेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब जहाँ पर जो अभी भी टीचर्स का, स्टूडेंट्स का फोकस है वो कहाँ पर है, रोट लर्निंग की तरफ है, यानी कि जो हम कह सकते हैं ना रटने की प्रवृत्ति उसकी तरफ है। जो हमें लर्निंग आउटकम जिस तरीके का मिलना चाहिए वो हमें अभी तक नहीं मिल पा रहा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस सर्वे की जब स्टडी हुई तो उसके बाद ही हमने क्या निष्कर्ष निकाला गया सरकार के द्वारा कि हमें क्या करना चाहिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट को शुरू करवाना चाहिए। तो ये जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट था, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 2019 में पहली बार शुरू हुआ, पहली बार इसको अप्लाई करा गया स्कूल्स में। और किसके द्वारा? MHRD के द्वारा। MHRD जो हमारे पास डिपार्टमेंट है सरकारी, उसके द्वारा ये जो हमारे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट है इसको शुरू करवाया गया। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है हमारे पास कि ये क्या है, विद्यालय आधारित आकलन। अब जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था अपना मेजरमेंट, इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, तब हमने ये देखा था कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो टीचर है वो बच्चों को टेस्ट ना लेके बल्कि उन्हें एक ऑब्जर्व करता है एक लंबे समय के लिए, और उस पर आधारित हमारा क्या होगा, असेसमेंट होगा, उस पर आधारित हमारा आउटकम होगा। तो इन्होंने यही कहा कि जो भी स्कूल है, ठीक है, जो बच्चे का विद्यालय है वो बच्चे का अवलोकन करे, वो बच्चे को ऑब्जर्व करे। और ये जो ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया, ये आप खुद सोच सकते हैं कि हम इसको 1 घंटे में या 2 घंटे में या 1 दिन में 2 दिन में नहीं कर सकते। ये एक लंबी और एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हमें बच्चे के सभी पक्षों का अवलोकन करना होता है। तो एक तरह से अगर हम इसमें देखें तो CCE पैटर्न का इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्यों? क्योंकि CCE पैटर्न में यही सेम बात बोलता है कि जो बच्चे का इवेल्युएशन है वो कॉन्टीन्यूअस तरीके से, यानी कि लगातार होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए। तो अब ये जो CCE है ये हमें इस असेसमेंट में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाला है। तो देखिए, अब अगर हम बात करें कि आखिर ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता क्या है, क्यों स्टार्ट करा गया, क्या क्या इसके फ़ायदे हुए, इसकी अप्रोच किस तरीके की है, तो अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि आखिर ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट है क्या, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट एक तरह से क्या है कि इसमें हमने टीचर को एम्पावर किया है, यानी कि टीचर को एम्पावर किया है। क्यों एम्पावर किया है? ताकि वो अपने बच्चों को एसेस कर सकें, यानी कि उनका अवलोकन कर सके। क्यों कर सके अवलोकन? क्योंकि जो चीज़ें, ठीक है, जो उनकी क्वालिटीज़ पेपर पेन टेस्ट के द्वारा पॉसिबल नहीं है, पेपर पेन टेस्ट, यानी कि जो हमारे स्कूल्स में आज के टाइम में भी देखा जाता है कि बच्चे को एक 3 घंटे का, 2 घंटे का स्ट्रक्चर्ड पेपर दे दिया जाता है और उसके बेसिस पे हम उसका इवेल्युएशन कर देते हैं। तो उसको हटाने के लिए पेपर पेन टेस्ट का जो इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, बच्चे की प्रोग्रेस में, उसको कम से कम करने के लिए हमने क्या करा, टीचर को एम्पावर किया कि वो टाइम टू टाइम क्या करेगी, बच्चे को एसेस करेंगे।
एसेस कैसे करेंगे वो भी हम अभी देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से मेथड लगा के हम बच्चे को एसेस कर सकते हैं। और फिर हम बच्चे के लर्निंग आउटकम्स देखेंगे कि आखिर जो बच्चे के लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी कि जो बच्चे ने अधिगम किया उससे जो हमें रिजल्ट मिले वो किस तरीके के मिले, बच्चे की कहाँ चीज़ें पॉजिटिव रहीं, कहाँ बच्चे की चीज़ें नेगेटिव रहीं, किस बच्चे के एस्पेक्ट में हमें किस तरीके से काम करना है, ठीक है, और कहाँ पर काम करना है, कब करना है, वो सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी इन लर्निंग आउटकम्स के थ्रू। और ये अब हमें इतना तो समझ में आ ही गया अभी तक कि एक बहुत लगातार और लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसको कोई एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आके 3 घंटे में असेस नहीं कर सकता। ये काम केवल कौन कर सकते हैं, जो कि टीचर्स हमारे स्कूल्स में रहते हैं। तो इसीलिए ये स्कूल बेस्ड प्रणाली का जो सिस्टम है ये 2019 में हमारे स्कूल्स में लागू किया गया। तो देखिए, क्योंकि अब ये जो पेपर पेन टेस्ट होते थे हमारे, क्या करते हैं, बच्चे की कॉम्पिटेंसीज को चेक करते हैं कि बच्चे के लिए जो हमने कॉम्पिटेंसीज बनाई क्या वो बच्चा उसको अचीव कर पाया या नहीं कर पाया। लेकिन अगर हमारा जो असेसमेंट होगा वो स्कूल बेस्ड होगा तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो एक टीचर है जो कि बच्चे को जिसने पूरे साल पढ़ाया है वो उस बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है। अब जब वो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है तो उस बच्चे का असेसमेंट भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है। और असेसमेंट करने के बाद जो रिज़ल्ट हमारे सामने आने वाले हैं, यहाँ पर ये जो लर्निंग आउटकम्स हमें मिले वो ज़्यादा रेलिवेंट होंगे, वो ज़्यादा मीनिंगफुल होंगे, क्योंकि वो एक डिटेल्ड होंगे। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो एक टीचर है वो अपने बच्चे के बारे में सारी कमियाँ, सारी अच्छाइयाँ सब जान सकती हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा जनरली जो हमारे 9th-10th होते हैं, 11th-12th होते हैं, तो जो 9th में भी क्लास टीचर मिल जाती हैं वो हमारी 10th में भी वही रहती है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा माना जाता है कि 10th हमारे काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है, ठीक है, जिसमें कि बच्चे को बोर्ड देने होते हैं और तरह तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को फेस करनी होती है। तो अगर एक टीचर बच्चे को 9th क्लास में जिसने पूरा समझ लिया, ठीक है, तो वो बच्चे को 10th क्लास में उसी तरीके से गाइड कर सकता है कि हमें पता है, उस टीचर को पता चल जाएगा कि उस बच्चे की कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ हमें बच्चे की जो कमज़ोरियाँ हैं उनको किस तरीके से दूर करना है, इस बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है, इस बच्चे का इसको समझाना किस तरीके से है, किस तरह के TLM यूज़ करने हैं, किस तरह के मेथड्स हमें अप्लाई करने हैं, वो सब वो क्लास टीचर ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है। तो अगर अब मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि आखिर हमारा इसका दूसरा एम क्या था कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्यों शुरू करा जाना चाहिए, तो क्या था इसका कि हम चाहते हैं कि जो टीचर है और हमारा स्टूडेंट है, यानी कि जो हमारे शिक्षक है और हमारा स्टूडेंट है, उसके बीच में एक कनेक्टिंग कोई कड़ी होनी चाहिए। यानी कि उनके बीच में क्या होने चाहिए, कोई डायलॉग्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ वार्ता इस तरीके की होनी चाहिए ताकि ये जो हमारे पास असेसमेंट का फील्ड है ये केवल टीचर पर ही बेस्ड ना रह जाए, ये केवल टीचर ही सेंटर्ड ना रह जाए। जैसे कि हमारी एजुकेशन क्या थी, पहले टीचर सेंटर्ड थी, धीरे धीरे हमने उसको शिफ्ट करा चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ। इसी तरीके से अब हम ये चाहते हैं कि जो असेसमेंट है वो पूरा का पूरा टीचर के हाथ में ना रहे बल्कि वो स्टूडेंट के हाथ में भी रहे, स्टूडेंट भी उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सके, स्टूडेंट्स असेसमेंट को एज अ बर्डन फील ना करे, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो टेस्ट होते हैं केवल इसलिए हैं कि हमें एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है, नहीं, बल्कि उसको ये लगे कि इस असेसमेंट के थ्रू हमारी क्या हो सकती हैं, स्किल्स इम्प्रूव हो सकती हैं, हमारी लर्निंग इम्प्रूव हो सकती है, ठीक, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस इम्प्रूव हो सकता है। तो बच्चा भी इन चीज़ों के बारे में सोचे ताकि ये जो हमारा पूरा का पूरा दायित्व है असेसमेंट का ये केवल टीचर बेस ना होके बल्कि स्टूडेंट बेस भी हो। मतलब उन दोनों के बीच में असेसमेंट को लेकर भी अंत्यक्रिया होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बस टीचर को स्टूडेंट को लगे अरे एक बार टेस्ट है इसमें अब हमें कैसे ना कैसे करके पास होना ही है, तो बच्चा वहाँ क्या करेगा, बच्चा वहाँ पे गलत वे भी यूज़ करेगा। जैसे कि बच्चे हमने देखा है कि चीटिंग भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर हम फेल हो गए तो हम इसी क्लास में रह जाएंगे, हमारा मजाक बनेगा। तो ये जो एक तरह का एग्ज़ाम फोबिया बच्चों के बीच में बना हुआ है कि हमारी इंसल्ट होगी, घर पे डांट पड़ेगी, हमारे क्लास के जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इन सारे माइंडसेट्स को हमें चेंज करना है। और वो केवल किस तरीके से हो सकता है कि जब एक बच्चा उस डर से निकल पाए और बच्चा असेसमेंट की बिल्कुल जो ठीक परिभाषा है उसको समझ पाए। तो देखिए, अब ये जो हमने इतनी सारी बातें करी, ये हम इतना तो समझ ही चुके हैं कि इतनी सारी चीज़ें हमारी केवल इस पेपर पेन टेस्ट के द्वारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें बच्चे के हर एस्पेक्ट को चेक करना है, हमें बच्चे के कॉम्पिटेंस लेवल को चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप के टेस्ट लेने पड़ेंगे। और
और उनसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस भी कलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि बच्चा किस फील्ड में वीक है। तो अगर अब हमें डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो अप्रोच है उसको चेंज करना पड़ेगा। अप्रोच ऑफ असेसमेंट, यानी कि जो हमारा आकलन करने का तरीका है उसको हमें वाइड करना होगा। केवल हमें एक ही तरीके से हर एक बच्चे का आकलन हम नहीं कर सकते। जैसे कि हम बार बार ये बोलते हैं कि जो हर बच्चा है वो अपने आप में यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में अलग है, तो उसको फिर हम एक ही असेसमेंट के द्वारा, एक ही पेपर पेंसिल टेस्ट के द्वारा कैसे जज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बात करी गई कि हमें क्या करना होगा, आप अपने एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंट तरह के हमें टेक्निक्स निकालनी होंगी, बच्चे को एसेस करने के डिफरेंट तरह के मेथड्स निकालने होंगे हमें एसेस करने के लिए। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसके बाद होगी वो क्या, कि जब हम इतने सारे तरह के टेस्ट बच्चे से लेंगे तो जो बच्चे का असेसमेंट है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक, और कैसा हो जाएगा यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि वाइड हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें मिलके क्या करेंगी, बच्चे के जो एक्सटर्नल एग्जाम होंगे, यानी कि अब जब बच्चा बोर्ड देने बैठेगा या बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा तो ये बच्चे को हेल्प करेंगे वहाँ पे। तो हमने देखा कि पूरा प्रोसेस ये किस तरीके से फॉलो होगा और अंत में जाके हमें सफलता प्राप्त होगी। तो अगर हम बात करें अब कि जो हमारे पास SBA है, यानी कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि ना केवल बच्चे के कॉग्निटिव एस्पेक्ट, बल्कि हम कहें उसका पर्सनल एस्पेक्ट, उसका सोशल एस्पेक्ट, हम हर तरीके की चीज़ों को जज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो CBSE एग्ज़ाम्स लेती है, अपने रिटन एग्ज़ाम लेती है, उसमें वो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके बाद हमसे एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से होता है कि भाई अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि वहाँ पे बच्चा सच ही लिखे, अगर हम भी होते हैं इंटरव्यू में तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम 100% वहाँ चीज़ें हमेशा सच लिख के आते हैं। तो ये वो सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी कि बच्चे ने वो चीज़ सच लिखी है या नहीं, बच्चा जो अपनी चीज़ें बताना चाह रहा है वो सच है या नहीं, वो तो केवल तभी पता लग सकती है कि जब हमने बच्चे को ऑब्जर्व किया हो रियल कंडीशंस में, जबकि बच्चे का हमने वो भी इनफॉर्मल तरीके से, ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे को बता दिया तो फिर तो वो ऐसा हो जाएगा कि स्क्रिप्टेड है, हमने बता दिया उसको, अब तो वो उसे पता है कि मुझे कोई देख रहा है तो मैं उसी तरीके से बिहेव करूँगा। लेकिन अगर बच्चे को पता है कि मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तभी उस कंडीशन में बच्चे का रियल असेसमेंट हो सकता है। तो केवल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को लिखवाने से हम ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे की वैल्यूज़ अच्छी हैं। वो हमें कैसे पता चलेंगी, उसकी रियल लाइफ को जब हम एसेस करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे डेली बेसिस पर। तो ये भी इस स्कूल बेस्ड असेसमेंट की खास बात है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आपको 1 घंटे में आके एसेस नहीं कर सकता। ये काम केवल स्कूल में जो रहने वाले टीचर्स हैं वही आपके लिए कर सकते हैं। इसको अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहले क्या था कि जो हमारी जो पंचायत थी, एक तरह से अगर मैं पंचायत का एग्जाम्पल लूँ तो पंचायत क्यों बनाई गई, ताकि अगर कोई नागरिक ग्राउंड लेवल पे, कोई गांव के लेवल पे परेशान है तो उसकी समस्या का हल कैसे निकलेगा। क्या वो पूरे ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ जाके बार बार अपनी परेशानियाँ बताएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ तक तो उसकी परेशानियाँ पहुँच भी नहीं पाएंगी, और पहुँच भी गई तो बहुत आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए क्या करा गया था कि हर गाँव में पंचायत सिस्टम रखा गया, ताकि जो लोगों की समस्या है वो वहीं के वहीं ग्राउंड लेवल पर सॉल्व हो पाएँ। इसीलिए बिल्कुल सेम टू सेम आप मान सकते हो हमने स्कूल बेस्ड असेसमेंट को स्टार्ट करा है अपने स्कूल्स में, ताकि जो बच्चे की समस्याएं हैं उनको ग्राउंड लेवल पे पता लगाया जा सके और वहीं के वहीं उसको सॉल्व भी किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब एक बड़ा रूप ना ले लें और बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसमें कोई भी रुकावट पैदा ना हो। तो आप देख सकते हो, कहने को तो ये बहुत ग्राउंड लेवल की बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमें बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बच्चे की जो बुनियादी शिक्षा होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो असेसमेंट है ना, अगर हम इसको ठीक से अप्लाई कर पाएँ, ठीक है, और हम इस कोशिश करें इसको अच्छे से अप्लाई करने की, तो ये बिल्कुल उसी बुनियाद की तरह हमारे लिए काम करेगी। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि पढ़ाने के दौरान जब बच्चे को कोई भी मान लो लर्निंग गैप आए
मान लो कि हमने कोई भी उसे चैप्टर पढ़ा दिया, लेकिन हमें लगा, हमने जब उससे क्वेश्चन पूछा तो वो नहीं बता पाया, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि बच्चे की लर्निंग में कहीं ना कोई गैप आया है, कोई ना कोई रुकावट आई है। तो उसको जब हम वहीं के वहीं सॉल्व कर पाएंगे तो होगा क्या कि बच्चे का जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना एक बार, बच्चे का खुद भी आगे इंटरेस्ट बनेगा उस चीज़ में। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा? केवल और केवल स्कूल बेस्ड असेसमेंट की वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल की जा सकती हैं। हम कह सकते हैं कि अगर ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट को हमने अप्लाई किया तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इसको हम वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं और बच्चे को हम अपनी उसकी फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत एक अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि हमने असेसमेंट की बात तो कर ली, तो इसमें हम किस तरीके के असेसमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने टूल्स ऑफ इवेल्युएशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पोर्टफोलियो मेथड्स को देखा, जिसमें हमने क्या देखा था, फीडबैक मेथड को देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था, इंटरव्यू मेथड को देखा था। और हमने ऐसे पीयर ट्यूटोरिंग को मैं बात कर सकती हूँ, कोलैबोरेटिव टीचिंग के बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को पर्सनल लेवल पर जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन ये काम तभी पॉसिबल है कि जब बच्चे को कॉन्टिन्यूसली असेस किया जाए। ये काम आप एक दिन में पॉसिबल नहीं बना सकते, इसको पॉसिबल नहीं हो सकता कि बच्चे को हमने एक दिन में जाके असेस कर लिया। ये तो उस दिन से लेके उस दिन तक की प्रक्रिया है कि जब बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया और जिस दिन वो बच्चा उस स्कूल से निकलेगा, ये तब तक की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब देखिए, जैसे कि असेसमेंट में हम बच्चे का क्या पता लगाते हैं कि भाई बच्चा जो है वो कितना जानता है, क्या जानता है, कहाँ तक जानता है, और उसकी एबिलिटीज़ क्या है जानने की, मतलब वो क्या क्या चीज़ें जान सकता है, किस किस फील्ड में काम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं असेसमेंट के थ्रू। लेकिन अब ये जो असेसमेंट होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए टास्क पर बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, ताकि जब बच्चा उस एक्टिविटी को खुद से परफॉर्म करे, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ हों, तो वो जो हमारी लर्निंग हो वो कैसी हो जाए, परमानेंट हो जाए। ऐसा ना हो कि केवल हमने बच्चे ने वो चीज़ें केवल इसलिए याद रखी क्योंकि उसको पेपर में पास होना है, नहीं, वो उसके लाइफ लॉन्ग काम आनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमें बच्चे को, अगर मैं मैथ्स का एग्जांपल आपके सामने लूँ कि अगर हमें बच्चे को शेप्स के बारे में पढ़ाना है पहली बार, कि हमें स्फेयर के बारे में और क्यूबॉइड्स के बारे में, क्यूब, सिलेंडर, कोन्स के बारे में पढ़ाना है, तो जैसे कि हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या करा, बच्चे को सारी चीज़ें समझा दी और उसके बाद हमने क्या कर दिया, अपनी क्लास को 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया। अब एक टीम के बच्चे को उस बैग में हाथ डालना है और उसमें से उस शेप के बारे में, जिसको भी वो टच कर रहा है, उस शेप के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है अपने दोस्तों को कि वो शेप कैसी है। और दूसरी टीम को क्या करना है, उसका रिप्लाई करना है। ठीक है, जो उसके साथ वाली टीम है उसको उसका रिप्लाई करना है कि आखिर वो जो चीज़ है वो क्या हो सकती है। अब जब इस एक्टिविटी को कराया गया, जब उस बच्चे ने उन चीज़ों को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना सीखा, तो इस एक्टिविटी के बाद देखा गया कि केवल जो बच्चे पहले इस एक्टिविटी से पहले किसी एक शेप के बारे में उसका नाम ही बता पा रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद बच्चे उस शेप को एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं अपने वर्ड्स में। बच्चे जो हैं वो डिफरेंट शेप्स के बीच में कंपेयर कर पा रहे हैं, बच्चे उनकी सिमिलैरिटीज़ को बता पा रहे हैं, बच्चे उन शेप्स के डिफरेंसेस को बता पा रहे हैं। मतलब जितना भी उन्हें उस शेप के बारे में पता होना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा ही उन्हें ऑटोमेटिकली पता चल गया, और वो साथ ही साथ उन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो किसी बच्चे के हाथ में बॉल आ गई पहले, ठीक है, तो वो कहेगा अरे ये ना ऐसा कुछ कुछ शेप है, जैसे कि हम लड्डू खाते हैं, ठीक है, या फिर ये तो कुछ ऐसी शेप है कि जो हनुमान जी को पसंद है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। बच्चे का क्या होगा इसमें, जब बच्चा अपनी वर्ड्स में उनको एक्सप्लेन करना शुरू करेगा, तो बच्चे का जो हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन लेवल है, ठीक है, उसकी जो एक्सप्रेशन की क्षमता है वो भी विकसित होगी। तो एक ही चीज़ से, एक ही एक्टिविटी से हम बच्चे के बहुत सारे एस्पेक्ट को डेवलप कर सके हैं। तो यही बार बार हमसे बोला गया स्कूल बेस्ड असेसमेंट में कि हमें जो असेसमेंट है उसको इस तरीके का इतना ईजी बता देना है कि बच्चे को ऐसा लगे ही ना कि बच्चा टेस्ट दे रहा है। मतलब जैसे कि अभी तक हम क्या करते हैं, हमने अपने 2 चीज़ें बनाई हुई हैं कि एक तो हमें बच्चे को पढ़ाना है और एक हमें बच्चे को टेस्ट लेना है। तो पढ़ाना हमें किस तरीके से, पेडागोजिकल मेथड से पढ़ाना है, ठीक है, और एक हमें क्या करना है, असेसमेंट करना है। तो ये जो चीज़ें हैं अभी तक क्या हैं, दोनों चीज़ें हमारे पास अलग अलग हैं। लेकिन
अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट के थ्रू हम ये चाहते हैं कि ये जो असेसमेंट है हमारा, ये हम इनको पेडागोजिकल मेथड्स में ही इंक्लूड कर लें, ताकि बच्चे को ऐसा लगे ही ना कि वो टेस्ट दे रहा है, बच्चे के अंदर कोई उस चीज़ का डर ही ना हो पास होने का, फेल होने का, बल्कि बच्चा खेल खेल में ही, एक्टिविटी के थ्रू ही उन चीज़ों को सीख जाए। मतलब ये क्या चाहते हैं कि जो असेसमेंट है उसको भी हमारी पेडागोजी में ही कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा स्कूल बेस्ड असेसमेंट का फॉर्मेट कि आखिर ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स भी क्या क्या होंगे। तो जैसे कि अब हमने बार बार देखा कि इसको कौन कर पा रहे हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स कर पा रहे हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो SBA होता है ये एक तरीके का हमारे पास नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, यानी कि अप्रमाणीकृत टेस्ट है, क्योंकि हर टीचर इसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकता है, हर टीचर इसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, जज कर सकता है। तो ये था हमारा पूरा स्कूल बेस्ड कॉन्सेप्ट, असेसमेंट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।